जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं जो डीसी जनरेटर के हैं। ये टोटल ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आज सेट नंबर 4 का ये क्वेश्चन नंबर पहला आपका है। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान मतलब यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है, योग स्थापित की जाती है, पोलसू स्थापित की जाती है, फील्ड बाइंडिंग स्थापित की जाती है, शक्तिशाली चुंबक ध्रुव स्थापित की जाती है। 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या स्थापित की जाती है। तो वो पोलसू स्थापित की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं की जाना, आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, जनित्र के चारों ओर वायु का सूक्ष्म होना, जनित्र पर कम लोड संयोजित करना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। तो इसका कारण होता है आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है। मूल लंबाई के 1/2 भाग, मूल लंबाई के 1/3 भाग, मूल लंबाई का 3/4 भाग, मूल लंबाई का 2/3 भाग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई को ब्रश पर बदल देना चाहिए। तो मूल लंबाई के 2/3 भाग पर जब ब्रश आ जाए तो उसे बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श डीसी जनरेटर वो है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन डैश होता है, अधिकतम होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये आदर्श डीसी जनरेटर है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डायनमो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करती है, तो शक्ति क्षय कितना होगा। तो आप जानते हैं कि P बराबर होता है V इंटू आई, जिसमें आपको P बराबर होता है V इंटू आई। आपको V दिया गया 6 वोल्ट और एम्पियर दिया गया 0.5। आप इसे गुना करिएगा तो हो जाएगा 30। ये दशमलव खत्म, ये 3 हो जाएगा। शक्ति P बराबर, आप इसे आराम से बना सकते हैं। अगर मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निर्भर जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है। पूर्ण लोड पर, निर्धारित लोड पर प्रयुक्त ब्लेड लोड के साथ मोटर, शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर, निर्धारित लोड पर जुड़ा जनरेटर। इस निर्भर जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है। तो शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर होता है इस निर्भर जांच पद्धति। याद रखिए, शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं डैश के बीच संबंध बताती है। प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड करंट, टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट, प्रेरित ईएमएफ तथा लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड करंट। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं डैश के बीच संबंध बताती है। किसके संबंध बताती है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच संबंध बताती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर डैश है। लेवल कंपाउंड, डिफरेंशियल रूप से कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य
लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो वह लेवल कंपाउंड होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी जनरेटर से बाहरी धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 100 ओम है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी। आपसे इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये बन पाता है कि नहीं। फिर मैं आपको इसे बनाकर दिखाता हूँ। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर कॉपर लॉस पूछा जाए तो लॉस बराबर हो जाता है आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। तो आई की जगह आप 10 × 10 और आर का मान आपको दिया गया है 10, इंटू कीजिएगा तो ये 1000 वोट हो गया आपका लॉस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थिर चाल पर चलने वाली श्रेणी वरिष्ठ जनरेटर की लोड धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। ये 2014 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी वरिष्ठ जनरेटर में लोड धारा में वृद्धि होने के साथ टर्मिनल वोल्टेज होता है वो घटती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर के भार संतृप्त विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है। ई इंटू आई एफ, बी इंटू आई एफ, बी इंटू बी एंड आई एफ, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ELP 2018 में पूछा गया है, डीसी जनरेटर में भार संतृप्त विशेषता निम्न के बीच संबंध प्रदान करते हैं तो बी इंटू आई एफ होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम हो, उससे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर हो तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने ताप हानि का मान क्या होगा। आंसर देने का कोशिश कीजिए। जस्ट मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन बताया है, इसका आंसर मैं बनाकर फिर से दिखा दूं। लॉस बराबर हो जाता है लॉस बराबर हो जाता है आई स्क्वायर आर। आई आपको दिया गया है कितना 20, तो 20 × 20 और आर दिया गया आपको दिया गया है और आर दिया गया है 4। तो हम इसे गुना कर दें, 2 × 4 और 4 × 4 1600 व्हाट हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति पर घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। इसे बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये बन पाता है कि नहीं। एएलपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपसे ये बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ साथ बनाता हूँ, आपको देखिए इसे बनाने का क्या रूल है। तो प्रेरित विभव को हम लोग लिखते हैं ई और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका फाई, जिसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, फाई जेड पी एन बराबर हो जाता है 120। ये फॉर्मूला होता है। फाई हो गया, जेड हो गया आपको, और एन आपको दिया गया है, सब चीज़ दिया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है ई का मान पूछा गया जो आपको है, तो फाई का मान आपको दिया गया है क्या, इधर 0.5 दिया गया है आपका, इंटू पी दिया गया है 8 पोल दिया गया है, सॉरी पहले जेड दिया गया है तो चालक दिया गया है 4, पी दिया गया है 8 और आरपीएम जो घूम रहा है वो 600, ये हो गया 600 बटा 120। ये दशमलव को अगर काटेंगे तो नीचे यहाँ आकर 10 बैठ जाएगा, एक और 0। अब इसे काट कर देखते हैं तो ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 6 दूनी 12 खत्म हो जाएगा और आपका ये 2 से 4 हो जाएगा, 4 × 4 16 और 16 × 5 80 आपका वोल्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक डीसी जनरेटर में वायु हानियां समानुपाती होती है। क्वेश्चन आपका, डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होती है किसके,
सप्लाई धारा के वर्ग के फ्लक्स धारा के सप्लाई वोल्टेज के आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। वायु हानियां किसके समानुपाती होते हैं? आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलन बनी होती है ताम्र से, कास्ट आयरन से, स्टील से, कार्बन से। तो क्षेत्र कुंडली किससे बनी जाती है? हम लोग कुंडलन किससे करते हो? ताम्र की होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो इसका आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर 5 किलो वाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध लगभग होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होता है, 0.15 ओम होता है। मैं इसमें बता दूं कि डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध होता है वो 0.15 से लेकर 1 ओम के बीच होता है, इसे याद रखिए। अगर आपसे पूछा गया है कि 5 किलोवाट के लिए, तो इसका आपका 0.15 ओम होगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होती है, आर्मेचर कंडक्टर द्वारा, उसकी क्षेत्र धारा द्वारा, आर्मेचर की धारा द्वारा, क्षेत्रपोट कुंडली द्वारा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जिस धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा द्वारा निर्मित होती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में ब्रश पर स्फुलिंगन का सबसे संभावित कारण क्या होता है? गलत ब्रश स्प्रिंग दाब, आर्मेचर में खुली कुंडली, इंटरपोल और गलत ब्रश स्प्रिंग दाब, आर्मेचर में खुली कुंडली, खराब अंतर्ध्रुव, इंटरपोल। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक डीसी मशीन में ब्रश का असफुलिंगन का सबसे संभावित कारण होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, आर्मेचर में खुली कुंडलन, इंटरपोल और गलत ब्रश स्प्रिंग का दाब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 पोल लैंप कुंडलन जनित्र में 300 कंडक्टर है, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, जनित्र की जनित्र वोल्टता क्या है? इसे बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये बन पाता है कि नहीं। मैं साथ साथ आपके साथ बनाता हूँ। इसे बनाने के लिए आपको P बराबर 6 पोल दिया गया है आपको, और आपको कंडक्टर भी दिया गया है, आपका चालक, आपको चालक भी दिया गया। Z बराबर आपका हो गया 300, ये दिया गया है आपको। आपको V बराबर भी दिया गया है, आपको V बराबर भी दिया ही गया हुआ है। EMF बराबर हो गया V, विद्युत MF बराबर भी दिया गया है आपको 5 वोल्ट, ये हो गया। और चूंकि लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या समान होती है, इसमें A बराबर हो जाएगा P जो होता है 6, ये हो गया आपका। तो आपको चालक निकालना है, तो आपको दिया गया है 6 दिया गया आपको P, तो 300/6 कर देंगे तो एक चालक निकल जाएगा आपका 50 हो गया। ये चालक हो गया। अब देखिए, अब 50 चालक में जनित वोल्टेज होता है, तो EG बराबर हो गया 50 गुने आपको 5, आपको दिया गया है ये 5 EMF दिया गया था। अब इसे गुना कीजिएगा तो 5 × 25 वोल्ट हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं? पल्स EMF, गति प्रेरित EMF, रिलक्टेंस वोल्टेज, EMF प्रति समांतर पथ। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को कहते हैं रिलक्टेंस वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाले जनित्र में कितनी धारा तक लोड की आपूर्ति करेगा? हम इसे बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये बन पाता है कि नहीं। मैं साथ साथ आपके साथ बनाता हूँ, जिसमें आपको इस बनाने का होता है P बराबर आपको दिया, P बराबर हो जाता है V × I। तो आपसे पूछा गया है लोड आपूर्ति धारा पूछा है, तो लोड IL बराबर हो जाएगा आपको P/V।
इसे बनाने के लिए फॉर्मूला हो गया। तो आपको निकालना है, आपको पी दिया गया 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1000, ये हो गया। और देखिए भी आपको दे गया 200 वोल्ट। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये आपका 10 एम्पियर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरेटर में आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.35 mm से 0.5 mm तक होता है। इसे आप याद रखिएगा, ये इसरो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को रॉकर से विद्युत रोधित रोधित नहीं किया जाए तो क्या होगा? फील्ड में खुला परिपथ होगा, लेमिनेशन में प्रबल विद्युत रोधकता होगी, यंत्र पर कम भार पड़ेगा, यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि किसी डीसी जनरेटर में ब्रश होल्डर को रॉकर प्लेट से विरोधी नहीं किया जाए तो यह यंत्र में कम्यूटेटर और भारी स्पार्किंग होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल एवं आम विधि जो आर्मेचर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन कॉइल की जांच करने के लिए हम लोग उपयोग ग्लाउलर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि आर्मेचर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की जांच करने के लिए हम लोग ग्लाउलर का यूज करते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी मशीन में यदि पी पोल की संख्या इन आर्मेचर हो गया स्पीड आरपीएम में हो तो चुंबकीय में व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होती है? तो आपको इसे बनाने का एक फार्मूला मैंने जस्ट अभी पीछे बताया था। तो इसको बनाने के लिए एन एस इसका लिख सकते हैं हम लोग, इसे 120 गुने एफ बाई पी हो सकता है। तो आपसे आवृत्ति के लिए पूछा, तो एफ बराबर फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन इंटू 120, सॉरी अब इसे एन एस बराबर लिखते हैं 120 गुने एफ बराबर हो जाता है पी। आपसे पूछा गया एफ, तो एफ बराबर हो जाएगा एन गुने पी बराबर 1/20। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इसे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ध्रुव वाले डीसी जनरेटर में 1800 आरपीएम पर चल रहा है, आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगी? साथ साथ बनाते हैं, देखिए इसे बनाने का हम कैसे बना सकते हैं। इसे बनाने का हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपसे 1800 आरपीएम दिया गया, तो 1800 फार्मूला मैंने आपको बताया, एन एस बराबर होता है 120 गुने एफ बराबर पी। ये फार्मूला हो गया। आपको आरपीएम दिया गया जिसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया, तो 1800 बराबर 120 गुने, हमें आवृत्ति पूछा था, आवृत्ति को इस तरह से लिख लें। और पोल दिया गया है, 4 ध्रुव दिया गया है, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ये 3 6 18 हो जाएगा, ये एफ हो गया 60 हर्ट्ज हो जाएगा, ये 60 हर्ट्ज इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 60 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है एवं उसे गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है तो डीसी मशीन में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि ज्ञात कीजिए। जस्ट मैंने आपको पहले स्टार का क्वेश्चन बताया है, आप इसे खुद से एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर से बनाकर दिखा रहा हूँ। ताम्र हानि बराबर होता है, तो एल बराबर हो जाता है आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आपका आई का मान दिया गया 20 गुने 20 गुने आर 4 दिया है, आप इसे गुना कीजिएगा तो 1600 वाट आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया मैंने सपोर्ट करवाया है, आप देख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताए गए कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करें, मैं उसको सुधार कर बताऊंगा। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढलवा लोहे से बने योक उन जनयंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका उपयोग किलोवाट से कम हो, किलोवाट से ऊंच हो, कोई भी किलोवाट का हो। योक को कभी भी ढलवा लोहा से नहीं बनाते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ढलवा लोहा का यूज हम लोग करते हैं बनाने के लिए
किलोवाट से कम के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विभव बल प्रेरित होती है वह डैश कहलाते हैं, ऊष्मीय, गति, स्थितिज और रासायनिक। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरेटर में विभव बल प्रेरित होता तो गतिज होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनिवार्यता ड्रिस धारा की आवश्यकता होती है? प्रदीप्ति में, चालक नियामक में, कर्षण में, उपयुक्त सभी। ये इसरो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसे अनिवार्यता ड्रिस धारा की आवश्यकता होती है, तो ड्रिस धारा की आवश्यकता होती है चालक नियामक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है, अधिकतम, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यहाँ ये शून्य लिखा हुआ है। अब आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है और ये बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायनेमो 6 वोल्ट पर इतना एम्पियर धारा 0.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है तो शक्ति क्षय कितना होगी? तो शक्ति क्षय कितना होगा? तो P बराबर हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाता है V इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है। इसमें 6 वोल्ट दिया गया है, आपको 0.5 ये दिया गया है, गुना कीजिएगा तो ये से 3 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए था। आप देख सकते हैं मैंने आपको इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस निवर जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है? मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले इसे जस्ट इसी सेट में करवाया हूँ। अगर आशा करता हूँ आपसे ये याद हो तो जरूर इसका आंसर देख सकते हैं। इस निवर में मैंने जस्ट आपको बताया था ये शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर होता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है, शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी? चलिए हम दोनों मिलकर इसे साथ साथ बनाते हैं, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसे बनाने के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको क्या क्या दिया गया पहले मैं बता दूं आपको। तो आपको दिया गया, आपको जनरेटर, आपको वोल्टेज दिया गया है, आपको V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आपको दिया गया है, 220 वोल्ट आपको दिया गया है। लोड करंट आपको दिया गया है कितना? भार लोड IL बराबर दिया गया है आपको 15 एम्पियर, ये दिया गया है। और आपको दिया गया फील्ड, दिया गया आपको शंट फील्ड का दिया गया, शंट फील्ड दिया गया आपको, शंट जनरेटर वोल्टेज आपको दिया गया इतना दिया, और शंट फील्ड दिया गया है RSH बराबर हो दिया गया है 220 ओम, ये दिया गया है। फार्मूला, अब इसे बनाने का फार्मूला होता है ISH बराबर V/RSH। आप इस पर पुट कर दें, आपको V दिया गया है कितना वोल्टेज 220 वोल्ट, और आपको सन फील्ड का मान दिया गया है 220। आप इसे कटेंगे तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर नहीं है, आप इसे जरूर अभी नहीं, अभी और आगे भी है। तो आर्मेचर धारा पूछा गया आपसे, आर्मेचर धारा पूछा गया है, तो आर्मेचर धारा का हो जाता है IA बराबर IL, ये लोड धारा हो गया, और प्लस ISH, ये हो गया आपका। आप इस पे ऐड कर दें, जिसे हमें लोड धारा दिया गया आपका 15, ये आप देख सकते हैं लोड धारा यहाँ 15 दिया गया, और आपको अभी जस्ट ने आप हम लिंक निकाला है, ISH बराबर निकाला है एक ओम, एक एम्पियर निकाले, इसे जोड़ देने पड़ जाएगा 16 एम्पियर। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में ध्रुव की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करती है? लाइव कुंडली, तरंग कुंडली, डिजाइन किए गए अन्य किसी विशेषता पर निर्भर करता है। लाइव कुंडली और तरंग कुंडली दोनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए। 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा, डीसी जनरेटर में ध्रुव की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगी? तो उच्च कुंडली विद्युत बल प्रदान करेगी वो तरंग वेंडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये टोटल 35 क्वेश्चन थे दोस्तों इसमें, इस सेट में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे हों। अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बताकर आपको बनाकर बता दूंगा। ये टोटल मैंने डीसी जनरेटर का ये 4 सेट कंप्लीट कर दिया। अब नए चैप्टर में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे सेट बाय सेट। अगर अच्छे लगते हो मेरे द्वारा बताएंगे क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो महत्वपूर्ण होंगे, अन्यथा मैं वो क्वेश्चन नहीं दूंगा जो महत्वपूर्ण नहीं होंगे। अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन से, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।